नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। दोस्तों आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया आमरा। तो दोस्तों इसी के संबंध में हम जानेंगे कि यह किन किन रोगों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों इसकी क्या डोज होती हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रंज से रोग, रुदनशीलता तथा चुपचाप एकांत में दुख सहन, ठंडी आहें भरना, बीपिंग टेंडेंसी में इसकी पल्सेटिला तथा नेट्रम म्यूर से तुलना, किसी शोक से दुख से अगर मानसिक रोग उत्पन्न हो जाए तब यह सर्वोत्तम औषधि है। शोक तथा दुख में क्या फ़र्क है? किसी पति की पत्नी मर जाए, पत्नी का पति मर जाए, माता पिता का बच्चा मर जाए तब शोक होता है। किसी प्रेमी का प्रेमिका से बिछोड़ हो जाए, किसी प्रेमी का प्रेमिका से ब्रेकअप हो जाता है, प्रेमी से मिलन न हो सके तब दुख होता है। शोक तथा दुख दोनों में रंज होता है, मन पर आघात पहुंचता है और व्यक्ति एकांत में बैठे शोक या दुख सहा करता है। सबसे अपने शोक या दुख की कहानी कहता नहीं फिरता, जी में घुटता है, बैठा बैठा आंसू बहाया करता है, ठंडी आहें भरता है। इस प्रकार अपने रंज को अपने भीतर समेट कर अंदर ही अंदर घुटते रहने और ठंडी आहें भरते रहने से रोगी को रात को नींद भी नहीं आती, छटपटाता है। घरों में रोज प्राय ऐसे दृष्टांत पाए जाते हैं। लड़की है बड़ी समझदार परंतु न जाने क्यों उसका एक विवाहित व्यक्ति से प्रेम हो गया। वह अपने मन को समझाती है, मन को कहती है यह ठीक नहीं है, परंतु मन नहीं मानता। दिन रात उसी के प्रेम में डूबी रहती है। माँ के सिवाय किसी से अपना दुखड़ा नहीं कहती। माँ से कहती है माँ मुझे क्या हो गया है, उस व्यक्ति को अपने मन से निकाल ही नहीं सकती। ऐसी रंजीदा मानसिक अवस्था को यह औषधि शांत कर देती है। रोगी दुख से छुटकारा पा जाता है, नींद भी आने लगती है। अगर रोग नया है तब तो बहुत जल्द मानसिक स्थिरता आ जाती है। अगर पुराना हो गया है तो नेट्रम म्यूर रोग को ठिकाने लगा देता है। दुख जनित रोग अगर बहुत पुराना हो जाए और रोगी अत्यंत निर्बल हो जाए तब एसिड फॉस लाभ करता है। अगर किसी रोगी का स्वभाव आहें भरना हो गया है तो उसके आधार में कोई नया या पुराना दुख जरूर छिपा होगा और इनमें से किसी दवा से लाभ होगा। रुदनशीलता में इग्नेशिया तथा पल्स की तुलना, ये दोनों औषधियाँ एक समान दुखी होती हैं, रुदनशील होती हैं, रंजीत होती हैं, परंतु इग्नेशिया तो अंदर अंदर घुटती रहती है। पल्स में यह बात नहीं है। पल्स अपने दुख की कहानी सबको कहती फिरती है और दूसरों की सहानुभूति पाने से उसका दुख घट जाता है। बीपिंग टेंडेंसी में इग्नेशिया तथा नेट्रम म्यूर की तुलना, ये दोनों भी रुदनशील देवियां हैं। नेट्रम म्यूर अपने दुख के कारण दिन रात रोया करती है, दुख को भुला नहीं सकती। स्वाभाविक तौर पर लोग उसे दुखी देखकर उसके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं, परंतु इस सहानुभूति को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह सहानुभूति पाकर क्रुद्ध होती है, उससे सहानुभूति पाना बुरा लगता है। इग्नेशिया हाल के शोक दुख में लाभकारी है। अगर रोग पुराना हो जाए तो इसके स्थान में नेट्रम म्यूर और एसिड फॉस लाभकारी होते हैं। इग्नेशिया का क्रॉनिक नेट्रम म्यूर है। पुरुषों के लिए नक्स और स्त्रियों के लिए इग्नेशिया। मानसिक स्वभाव
स्वभाव के संबंध में दोनों की तुलना। हैनीमैन साहब का कथन है कि यद्यपि इन दोनों औषधियों में स्ट्रिक्निया है और दोनों की वानस्पतिक रचना एक सी है, तो भी इन दोनों के मानसिक स्वभाव में भेद है। डॉक्टर क्लर्क का कथन है कि यद्यपि इग्नेशिया के बीजों में नक्स कुचला के बीज की अपेक्षा स्ट्रिक्निया की मात्रा ज़्यादा होती है। स्ट्रिक्निया ज़्यादा होने से नक्स की अपेक्षा इग्नेशिया के स्वभाव में तेजी होनी चाहिए, तो भी इग्नेशिया की अपेक्षा नक्स का स्वभाव ज़्यादा तेज होता है। इससे सिद्ध होता है कि औषधियों की रचना में क्या घटक तत्व है। यह बात महत्व की नहीं है। महत्व की बात यह है कि औषधि का स्वभाव व्यक्ति पर परीक्षण प्रोबिंग से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति पर औषधि जो लक्षण उत्पन्न करती है, किसी भी रोग में वह औषधि उन लक्षणों को दूर करती है। यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। लक्षणों के आधार पर देखा गया है कि स्नायु प्रधान नर्वस पुरुषों के रोगों के लिए नक्स तथा स्नायु प्रधान स्त्रियों के रोगों के लिए इग्नेशिया उपयुक्त है, परंतु इन दोनों के मानसिक लक्षण एक दूसरे से भिन्न हैं। नक्स तेज मिजाज का है, बड़ा सावधान और ईर्ष्यालु प्रकृति का है, जोशीला है, उसे रुष्ट करना बहुत सहज है और रुष्ट होते ही वह फौरन जवाब देता है, देर नहीं लगाता, बड़ा बुद्धिमान होता है। इग्नेशिया भी बुद्धि में कम नहीं होती है, बड़ी नाजुक मिजाज होती है, परंतु नक्स से अधिक सहनशील होती है। छोटी सी बात भी उसके जी पर लग जाती है, परंतु नक्स की तरह झट बदला लेने के स्थान में अपने दुख अपमान पर वह चुपचाप बैठे बैठे सोचा करती है। वह एकांत में जा बैठती है, रोती है, आहें भरती है, किसी से बोलती नहीं है और वह वास्तविक या काल्पनिक दुख को अपने इष्ट मित्रों से भी छुपाए रखती है। मानसिक लक्षणों का लगातार बदलते रहना। रेमेडी ऑफ मूड्स। रोगी कभी हंस रहा है, दूसरे ही क्षण रोने लगता है, कभी प्रसन्न कभी अप्रसन्न, कभी दुखी होता है, कभी शांत बैठ जाता है, कुछ देर के बाद आग बबूला उठता है। कहा नहीं जा सकता कि कब उसका मूड बदल जाएगा। लोग उसके पास जाते हुए घबराते हैं, समझ नहीं पाते कि उससे कैसे बात की जाए, क्योंकि उसकी मानसिक वृत्ति एक सार नहीं रहती है। हंसना, रोना, खुशी, रंज, शांति, क्रोध, इनमें से कौन कब उसे आ घेरेगा यह कहा नहीं जा सकता। दूसरी कोई औषधि ऐसी नहीं है जिसमें इस प्रकार के चित्तवृत्ति का परिवर्तन होता रहे। ऐसे चित्तवृत्ति में यह औषधि लाभ करती है। लक्षणों का पारस्परिक विरोधी होना। इसमें विलक्षणता यह है कि इसमें पारस्पर विरोधी विलक्षण पाए जाते हैं। जो लक्षण एक दूसरे से मेल नहीं खाते वे एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सूजन में दबाने से आराम। चिकित्सक रोगी की सूजन को देखकर समझता है कि उसे छुएगा तो रोगी को दुख होगा, परंतु वह आश्चर्य से देखता है कि सूजन को दबाने से रोगी को आराम मिलता है। टॉन्सिल में ठोस वस्तु को निगलने से आराम। गले की सोध या टॉन्सिल में रोगी कहता है कि जब वह ठोस वस्तु निगलता है तब उसे आराम मिलता है, जब पानी आदि द्रव वस्तु निगलता है तब दुख होता है। कितनी विरुद्ध बात है, परंतु इसमें इग्नेशिया लाभ करती है। बैप्टेशिया में द्रव पीने से आराम और ठोस वस्तु खाने से दर्द होता है। सिर दर्द में दर्द वाली तरफ लेटने से आराम। रोगी की कनपटी में कील चुभने का सा दर्द होता है और दर्द वाली तरफ लेटने से आराम मिलता है। कॉफिया और थूजा में भी सिर दर्द में कील जैसी चुभन होती
होती है। अपच में गरिष्ठ पदार्थ से आराम। साधारण अपच के रोगी को सुपच पदार्थ खाने को दिए जाएं, परंतु इस औषधि का रोगी जब अचानक कुछ अपच पदार्थ खा लेता है, कच्ची गोभी, कच्चा प्याज, तो उसका पेट ठीक हो जाता है। पेट एक तरह से स्टीरिया ग्रस्त सा होता है। खांसने से खांसी का बढ़ना। प्राय खांसने से खांसी का वेग घट जाता है, परंतु यह रोगी जब खांसता है तब खांसता ही चला जाता है। खांसते खांसते रोगी अकड़ जाता है। ऐसी अवस्था को यह औषधि दूर कर देती है। शीतावस्था में ज्वर में प्यास। साधारण तौर पर ज्वर की जो शीत अवस्था होती है उसमें सर्दी के कारण प्यास नहीं लगती, परंतु इस औषधि के ज्वर में शीत अवस्था में प्यास लगती है। ज्वर में यह इसका विचित्र लक्षण है। खाने से पेट का खालीपन दूर न होना। खाने से पेट का खालीपन दूर हो जाना चाहिए, परंतु इसमें खाने पर भी पेट खाली महसूस होता है। कान में आवाजें आना। शोरगुल से ठीक होना। जिन लोगों के कान में आवाजें आया करती हैं उनमें अगर शोरगुल से आवाज आना बंद हो जाए तो यह औषधि उपयुक्त होती है। बवासीर में चलने फिरने से आराम। बवासीर में चलने फिरने से रगड़ लगती है और रोगी को कष्ट होना चाहिए, परंतु इस औषधि में बवासीर की शिकायत में रोगी को चलने फिरने से आराम महसूस होता है। दांत के दर्द में खाते समय आराम। दांत के दर्द में खाने से दर्द बढ़ता है, परंतु इसमें रोगी जब खाना खा रहा है, जब दांतों पर दबाव पड़ रहा होता है तब उसे आराम लगता है। जब खा नहीं रहा होता है तब दांतों में दर्द होता है। स्टीरिया रोग की महाऔषधि ग्लोवस स्टेरिकस। डॉक्टर डनहम का कथन है कि कोई औषधि स्टीरिया के लक्षणों से इतनी अधिक नहीं मिलती जितनी यह औषधि मिलती है, इसलिए हिस्टीरिया की यह महाऔषधि है। डॉक्टर केंट का कथन है कि हर हिस्टीरिया रोग को यह दूर नहीं करती, परंतु ऐसे रोगियों को यह ठीक कर देती है जो अत्यंत बुद्धिमती हों, कोमल तथा मृदु स्वभाव की हों, नाजुक हों, परंतु अत्यधिक भावुक हों, किसी कारण से अत्यंत उत्तेजित हो जाने से ऐसा व्यवहार करती हों जिसे वे स्वयं न समझ सकें। वो ऐसे काम करती हैं जिन्हें कर लेने के बाद उन्हें स्वयं पर पश्चाताप होता है। जो शुद्ध हिस्टीरिया की रोगिणी होती हैं वे तो अंड संड काम करके पछताने के स्थान पर खुश हुआ करती हैं। डॉक्टर क्लर्क का कथन है कि इग्नेशिया के विषय में दो भ्रम दूर कर लेने चाहिए। एक तो यह है कि यह औषधि केवल हिस्टीरिया की औषधि है, दूसरा यह है कि हिस्टीरिया में इसके सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है। इन सब बातों को ध्यान रखकर इसका हिस्टीरिया में प्रयोग करना चाहिए। रोगिणी के पेट से एक गोला गले में उठता हुआ अनुभव होता है। वह उसे निगलने की कोशिश करती है, परंतु निगलने के बाद वह गोला फिर ऊपर गले में उठता प्रतीत होता है। रोगिणी को यह गोला बहुत परेशान करता है। प्राय यह गोला तब उठा करता है जब रोगिणी को किसी प्रकार का दुख होता है। पेट में अफरा और सांस लेने में कष्ट होने के साथ यह गोला उठे तो ऐसा फेटिटा औषधि है। अगर तेज सिर दर्द या मूर्छा के साथ यह गोला उठे तो बैलेरियाना औषधि है। अगर किसी दुख की अंदर ही अंदर दवा देने के बाद उठे तो इग्नेशिया औषधि होती है। ऐंठन, अकड़न, कन्वल्जन। मानसिक कारणों से ऐंठन पड़ जाने पर डर से शरीर में ऐंठ जाने पर इससे लाभ होता है। बच्चों को मार पीट कर सुला देने पर, उन्हें डरा देने पर उन्हें ऐंठन पड़ जाया करती है। किसी भी प्रबल उद्वेग से ऐसी हालत हो जाती है। इन सब मानसिक तथा उद्वेग के कारणों से ऐंठन हो तो इससे लाभ होता है।
प्रोलैप्स रेक्टम, इग्नेशिया औषधि में नक्श की तरह बार बार टट्टी जाने की इच्छा होती है। हर बार मल पूरा नहीं निकलता, परंतु इसमें मल के लिए जोर लगाने पर कांच निकल आती है। रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है और कांच निकलने के डर से रोगी जोर लगाते हुए घबराता है, तो इसमें इग्नेशिया बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। हिचकी, खाने पीने के बाद और तम्बाकू की बू से हिचकी आने पर इससे लाभ होता है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। तो इसे आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एक्यूट कंडीशन है तो 30 पोटेंसी यूज़ करिए, 200 पोटेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। हैनीमन का कथन है कि इसे प्रातः काल देना चाहिए, सोने से पहले देने से रोगी बेचैन हो जाता है। तो इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए।